आपके बीच में जो हमें सबसे ज्यादा ताकत दी है इस आंदोलन को, मैंने पहले भी कहा, बहुत सारी कड़ियों को जोड़ा है ललन जी ने आदर्श परिवार के साथ, और बहुत सारे कई बार विकट स्थितियों में भी, क्योंकि पारिवारिक दायित्व भी होता है। निवेदिता जी ने कहा कि केवल पत्नी के दायित्व नहीं होते, पति के भी बराबर होते हैं, और खास तौर पर उस वक्त जब बच्चे की परवरिश करनी हो। तो वो ऐसी स्थितियों में भी ललन जी का हमें समय मिला है, गाइडेंस मिली है, और कई बार बच्चे इनके पास सीधे जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, और कभी किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि उनका समय नहीं मिला, उनकी गाइडेंस नहीं मिली। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात कहें। शुक्रिया रावण जी। जय भीम, जय वाल्मीकि। इतना सब कुछ कहने के बाद, सुनने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा कि मैं कुछ कहूँ। फिर भी क्या कहूँ, आदेश हुआ है या एक दोस्ती में पैगाम भेजा है कि कुछ ना कुछ कहना है। तो मैं कुछ झांकियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँ। झांकी तो समझते हैं ना, अभी विजया ने गणतंत्र दिवस की झांकी दिखाई। तो ऐसे ही लगभग 2005 में मेरा रावण जी के साथ मेरी मुलाकात हुई, और मुलाकात होते ही मेरे ढेर सारे सवाल थे। आप जैसे मैं भी विद्यार्थी था, और अध्यापक विद्यार्थी, विद्यार्थी अध्यापक तो होता ही है लगातार। तो ये रावण जी, आप मुझे दुरुस्त करिएगा, म्यूजियम था, म्यूजियम का ऑडिटोरियम था। मैंने कहा अजीब, एक महात्मा जी आए हुए हैं, सब लोग उनके पांव छू रहे हैं, और कास्ट के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, इन सारे सवालों पे एम्पावरमेंट चल रहा है। मुझे थोड़ा सा लगा कि ये पद्धति क्या है। मैं थोड़ा उल्टा शुरू कर रहा हूँ, जो मुझे बाद में करना चाहिए था, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ। मैं पूरा प्रोग्राम का हिस्सा रहा। उसके बाद इन्होंने कहा ललन जी जाइएगा नहीं, आपसे बात करनी है। तो जैसे हर विद्यार्थी में होता है कि उसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, सोचा नहीं है उसने, वैसा ही विद्यार्थी मैं भी था। मैंने कहा ये क्या है, ये किस तरह का उत्थान, किस तरह की शिक्षा, कौन सी शिक्षा को आप आगे बढ़ाएंगे, जब हमारे जो मैथोलॉजी के हिस्से हैं, जो हायरार्की के हिस्से हैं, वो आपके आंदोलन में भी दिख रहे हैं। तो ये कैसे होगा? उन्होंने काफी कोशिश किया कि मैं इसको समझा पाऊं, मैं नहीं समझ पाया। फिर मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई, क्यों ना मैं इनके जहां जहां जा सकता हूं वहां वहां पहुंचूं। और ये बात बता रहा हूं लगभग 15 सितंबर की, और गोहाना हो चुका था, उसके बाद की घटना है। फिर 9 अक्टूबर को, उसी दिन भूकंप आया था, और 9 अक्टूबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में गोहाना के मुद्दे पर जन सुनवाई थी, तो जिसमें काफी जेएनयू के जाने माने सोशल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, सब लोग इकट्ठा थे। वहां पे भी मैं, राजीव गुदारा, अंबुज ने नाम लिया, राजीव गुदारा के साथ वहां पहुंचा। वहां पे मुझे लगा कि यदि हिंदुस्तान को समझना है, हिंदुस्तान की व्यवस्था को समझना है, तो कोई एक समाजशास्त्री व्याख्या नहीं हो सकती है जो मुझे किताबों से मिली है, उसको मुझे आंदोलनों से जोड़कर देखना होगा। और रावण जी का जो आंदोलन है, सफाई कामगार समाज, जो सबसे अंतिम में है, जाति के द्वारा प्रताड़ित समाज में सबसे अंतिम में जो समाज आता है, उनकी गति, उनकी दिशा और उनकी व्यथा को अपने सामने रखते हैं, उसमें वो कंट्रीब्यूशन करते हैं शिक्षा के सेमिनार के माध्यम से। तो मैं कहूंगा कि पहले इनका जो टाइटल होता था काफी लंबे समय तक, शिक्षा से उदासीनता। तो उदासीनता मतलब क्यों हम उदासीन हैं, क्यों शिक्षा से जुड़ नहीं रहे हैं। और शिक्षा से, जैसे कि अंबु जी ने बताया, निवेदिता ने तो बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, विजया के भी और सारे लोगों के, आप लोगों की बातचीत में भी आया, शिक्षा एक हमें दी जाती है, और वो अकादमिक शिक्षा भी होती है जिसको हम संस्थागत शिक्षा कहते हैं। एक शिक्षा हमें दी नहीं जाती, वो पनपती है किसी तरह के सोच से, किसी तरह की सोच के द्वारा किसी चीज, बनी बनाई चीज को तोड़ने से। और मुझे लगा शायद
रावण जी के जो सेमिनार में संवाद का प्रमुख स्वर होता है, जो फंडामेंटल ओवरटोन होता है वो ये होता है कि कैसे वो समाज जिनको रिजर्वेशन तो इतने लंबे समय से मिल गया है, लेकिन रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी पंजाब में 12.5, आप दुरुस्त करिएगा मुझे, पॉपुलेशन होने के बावजूद भी लगभग 2009 या 10 में एक जज बनता है। तो ये लड़ाई कहां से है? ये लड़ाई अपनों के बीच में है या पूरी बनी बनाई व्यवस्था में है? तो मुझे लगा कि एक तरफ तो खाली पीली आपको मुझे दिखा कि यहाँ पे भी वही हायरार्की प्रैक्टिस हो रही है, उसी तरह से साहब जी कहा जा रहा है, तो मैं क्यों ना खुल के कहूं कि साहब जी आपको क्यों कहा जा रहा है। पर मैंने देखा नहीं, तरीका होता है किसी आंदोलन को चलाने का, लेकिन उन्होंने उन लोगों की आवाज उठाना शुरू किया, किसी डायरेक्ट पॉलिटिकल मुहावरे से नहीं, उस मुहावरे को कैसे दिन प्रतिदिन में गढ़ा जाए, बसाया जाए। जैसे वाल्मीकि का उदाहरण ले लीजिए, वाल्मीकि को उन्होंने क्लेम किया, रीक्लेम किया कि वाल्मीकि को एक तरह से ब्राह्मणिक तरीके से देखा गया है और वाल्मीकि को हम गैर ब्राह्मणवाद तरीके से भी देखा जा सकता है। और वो जो तरीका है, नाम ले लीजिए, कैकेयी, तमसा, कौन रखता है ऐसे नाम? नहीं रखता। तो एक तरह से ये विरोध है कि हमें आप कोऑप्ट नहीं कर सकते, हमें लंबे समय तक आप अपने दायरे में नहीं रख सकते कि हम एक तरह से 2002 गुजरात की तरह इस्तेमाल हो। तो मुझे लगता है रावण जी के जो आंदोलन या अधस का आंदोलन, मुझे लगता है उन सारे स्वरों को बनाता है, उनकी उत्पत्ति करती है और उस तरह की राजनीति को गढ़ता है। और जैसे जैसे मेरा विश्वास आगे बढ़ता गया, फिर रावण जी के साथ हमें बीकानेर में एक लंबे समय तक बातचीत करने का मौका मिला। ऐसे बहुत सी गोष्ठियां हुई। फिर लखनऊ में, अब विश्वास करिए, जब मैं जाता था तो मेरे सारे साथियों का समुच्चय जाता था, हमसे कम से कम 20 लोग होते थे। क्यों रावण जी? बीकानेर को छोड़ दिया जाए क्योंकि बहुत लंबी यात्रा थी, हम लोग कार ड्राइव करके गए थे तो इतने लोग नहीं जा पाए, तब भी 10 लोग थे उसमें भी। तो सारे लोगों के मन के जो सवाल होते थे, ट्रेन में डिस्कशन होता था, याद है, ट्रेन के बाहर होता था, चाय पे होता था। तो मुझे लगता है ये जो एक चर्चा आपको यहां दिख रही है, उसका एक फलक है, उसके बहुत से फलक संस्थागत तरीके से नहीं किए जा सकते। और विश्वास मानिए, जो मैं सीखता हूं इन आंदोलनों से और इस तरह के तमाम आंदोलनों से, वो किसी क्लासरूम की किताब के पाठ से नहीं मिल सकते हैं, वो इस तरह के बैठकों में नोबल को सुनने से मिल सकते हैं। नोबल जो है, उसमें राजनीति की इतनी ध्वनि थी, इतनी तरह की ध्वनियां थी। मुझे लगा केवल उम्र से मैं देख रहा हूं कि मैं 47 का हूं, वो 10 की है, तो इसलिए सोच रही है। मुझे लगता है मेरी जो उम्र है वो लगातार मेरे साथ नहीं थी, मैं एक म्यूजिक की तरह सुन रहा था कि हाउ कम सी हैज सच अ कॉन्फिडेंस, कि कह रही है, कॉल दे रही है। मुझे तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लग रही थी वो। मैं अपनी सब्जेक्टिविटी से बता रहा हूं कि हर व्यक्ति जब किसी को सुनता है तो उसका पाठ करता है, अपने बने बनाए ढांचे में उसको रिसीव करता है, फिर उसका पुनर्पाठ करता है। तो मुझे लगता है अधस का आंदोलन हिंदुस्तान के बहुत से आंदोलनों की फहरिस्त में एक ऐसा आंदोलन है जो अंतिम पायदान में रहने वाले लोग हैं, उनकी जीवन में तब्दीली आए। और तब्दीली किसी परंपरागत तरीके से ना आए कि किसी के वोट बैंक बन जाए, किसी का हिस्सा बन जाए और अपनी राजनीति को खत्म कर दें। मुझे लगता है वाल्मीकि और अंबेडकर और फूले, एक जो लंबी विरासत है एक सोच की, नए तरीके से सामाजिक न्याय की और नए तरीके से समाज को बनाने की, मुझे लगता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और वो मेरे लिए दर्शन भी है, मेरे लिए जीवन भी है। तो जीवन और जीवन दर्शन की अलग अलग कोटियां जो बनाई जाती हैं, जिसको निवेदिता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा कि एक शिक्षा हमें घर में मिलती है, एक शिक्षा जब हम पति पत्नी, प्रेम के बाद पति पत्नी बन जाते हैं, तो उसमें जो शिक्षा, जो जनतंत्र होना चाहिए, वो जनतंत्र क्यों नहीं रहता है? वो पति पत्नी के छोड़ दीजिए, प्रेमी युगल बिना शादी के रहने लग जाते हैं, उसमें वो जनतंत्र खारिज क्यों होता रहता है? तो जनतंत्र की जो बहाली है और जनतंत्र से उपजे हुए एक डेमोक्रेटिक
एक विश्वास की जो बहाली है, उसकी प्रतिध्वनि मुझे आपके इस पूरे आंदोलन से उपजी ऊर्जा में लगता है। इसीलिए मैं जब भी अपने आप को शामिल कर पाता हूं, अपने आप को धन्य भाग मानता हूं और मानता हूं कि अच्छी बात है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो कई किताबों को पढ़ने के बाद नहीं मिलता। अंत में बोलना काफी बोरिंग होता है और मैं ज्यादा लंबा, निवेदिता को हम लोग सुनेंगे और ज्यादा लंबा ना खींचते हुए बस एक बात कहना चाहूंगा। ये जो आज आपको आयोजन के रूप में दिखता है, उसमें कितनी ऊर्जा है। रावण जी का फोन एक आध दो चार बार गुस्ताखी से नहीं उठा पाया, तो मुझे कैसे एसएमएस पढ़ने को मिलते हैं। तो मतलब ये हमारे अंदर एक छटपटाहट पैदा करते हैं। जो हम जीवन जी रहे हैं, जिस जीवन जीने का हम दम्भ भरते हैं, प्रतिदिन भरते हैं कि मैं एक अच्छा टीचर होने का दम्भ भर सकता हूं, लेकिन अच्छा हूं कि नहीं हूं, मुझे लगता है वो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है, वो रावण जी के जैसे आंदोलन से हम जैसे लोगों में मिलती है और उसको हम इनकाउंटर करते हैं। अंबुज तो एक तरह से लगातार इंटरवेंशन में रहते हैं। उनके पास विद्यार्थियों की एक पूरी फौज होती है। फौज में दूसरे सेंस में नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस फौज का तो मैं बहुत विरोधी हूँ, लेकिन एक काउंटर फौज होती है जो अंबेडकर, फूले, पेरियार और यहाँ से मिलती है, वाल्मीकि से मिलती है, महाराज वाल्मीकि से मिलती है, काउंटर हेजेमोनिक डिस्कोर्स से। और उस कॉलेज में भी हलचल पैदा होती है। वो कॉलेज देखने को बहुत खूबसूरत है, पर ये जो विद्यार्थी जाते हैं ना वाल्मीकि समाज के, वो उस कॉलेज को एकदम दूसरे तरह से खूबसूरत बना देते हैं कि जल्दी से ऐसी चिट्ठियां, मधुपराशर सुन रही हो तो सुन लीजिएगा, ऐसे काउंटर नैरेटिव अपने एक्सपीरियंसेस के लिख के डाल देती हैं लेटर बॉक्स में, हलचल पैदा हो जाती है कि तो मतलब तो ये जो नैरेटिव आपको लेटर बॉक्स में डालने से मिलता है, तो क्या जिंदगी में भी वो दौर होना चाहिए जहां हम अपने आप को सुना सके बिना भय के। और आजकल तो हर दिन क्लास में चौकस रहना पड़ता है कि कहीं गाय का उदाहरण, कभी ये जो दूसरी सभ्यता का उदाहरण लेते हुए अचानक मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी कोई संघ का मतलब शाखा लगाने वाला वाइस चांसलर नहीं है, लेकिन कब शाखा लगाने वाला आ जाएगा या कब ये शाखा लगाने वाला बन जाएगा, इसका डर रहता है। तो अब सवाल ये है, डर में हम कैसे जिएं, कैसे पठन पाठन करें और कैसे निडरता जो टैगोर के और बड़े बड़े ये वक्तव्यों में देखने को मिलती है, इसको निजी जिंदगी में कैसे उतार पाएं जिससे किसी भी निजाम से डर ना लगे और अंबेडकर की जगह, अंबेडकर की तरह एकदम कॉम्प्लेक्स थॉट को भी सिंपल तरीके से रख पाएं और अध्ययन कर पाएं। जो भी आप लोगों ने बोला है, जो भी आप लोगों के स्वरों के माध्यम से आज मुझे सुनने को मिला है, मुझे लगता है वो डर बाहर भी है, अंदर भी है। तो इससे लगातार हमें लड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रावण जी, बहुत बहुत आप लोगों का